किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंदिनी। कहते हैं कि जब मेहनत को तकनीक का साथ मिलता है तो सफलता सुनिश्चित होती है और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है कृषि दर्शन, जिसे हम डीडी बिहार के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ नई जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। आज भी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। एक नजर खबरें खेती में आज क्या है खास। संभावित सूखा और बाढ़ से किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए राज्य सरकार है मुस्तैद। इस मौसम में मुर्गियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लत्तर सब्जियों को कीटों से बचाएं। किसान भाइयों, प्रचंड गर्मी का मौसम चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक प्रदेश में सुखाड़ की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश सरकार सुखाड़ और बाढ़ दोनों ही परिस्थितियों से किसानों को उबारने के लिए मुस्तैद है। सुखाड़ की स्थिति में डीजल अनुदान की राशि किसानों को मुहैया कराने की कवायद चल रही है, ताकि पटवन के अभाव में किसानों की फसल बर्बाद ना हो। इसके साथ ही खरीफ महाअभियान के लिए भी खाद और बीज किसानों को ससमय उपलब्ध कराने की लगातार तैयारी चल रही है। मुर्गी पालक किसान भाइयों, अभी की जो तेज गर्मी है उससे मुर्गियों और खासकर चूजे बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी से मुर्गियों को बचाने का एकमात्र विकल्प है, इसलिए मुर्गियों को 6-6 घंटे पर ग्लूकोज मिश्रित ठंडा पानी अवश्य पिलाएं। फॉर्म में ही पानी वाले बर्तनों की संख्या बढ़ा दें और अगर फॉर्म की छत टीन या एस्बेस्टर की है तो उस पर पानी का फव्वारा चलाते रहे, ताकि फॉर्म में के भीतर का तापमान हद तक नियंत्रित रहे। किसान भाइयों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम है। इस मौसम में सब्जियां खासकर करेला, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जैसी लत्तर सब्जियों में कीट व्याधियों का आक्रमण होता रहता है। किसान भाई सब्जी की फसल को कीट व्याधियों से बचाकर अच्छा उत्पादन लेकर और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी गर्मा सब्जियां बढ़वार की स्थिति में हैं। अच्छे उत्पादन के लिए कीटों से फसलों को सुरक्षित रखने का यही समय होता है। किसान भाई कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव कर दें। इतने से ही फसल सुरक्षित हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि फसल में फूल आने से पहले खरपतवार को भी नियंत्रित कर लिया जाना चाहिए। और अभी चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में 2-3 दिन पर पौधों को हल्का पटवन देना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे मुरझा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गियां पालते हैं तो देसी नस्ल की मुर्गियां ही पालें, क्योंकि देसी प्रजातियों का यहाँ की आबो हवा से तालमेल बैठा रहता है, जिससे मुर्गियां कम बीमार पड़ती है। वनराजा और कड़कनाथ जैसी नस्लों को पशु वैज्ञानिक मुर्गियों की उन्नत नस्ल मानते हैं। एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में आलू प्याज की कीमतों की औसत दर कुछ इस प्रकार रही। लाल आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1700 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1800 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। राजधानी पटना समेत प्रदेश के 5 शहर गर्म टापू में तब्दील हो रहे हैं। पछुआ के प्रचंड प्रवाह और सूरज की तलखी से आसमान लगातार आग बरसा रहा है। राजधानी पटना समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिसमें कमी की फिलहाल कोई उम्मीद मौसम विभाग को नहीं दिख रही है। किसान भाइयों को सलाह है कि बैंगन तथा टमाटर की फसल को फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से अवश्य छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जहां आपने जाना सरकार की नीतियां, तकनीक, सूचना, सफलता की कहानी और मौसम की जानकारी। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग में, जहां पर न सिर्फ हम अपने विशेषज्ञ से आपको मिलवाएंगे, बल्कि आप उनसे फ़ोन के माध्यम से
बात करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए ले चलते हैं आपको हम स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, आम के मौसम में हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, तो आज उससे ही संबंधित चीज़ें रहेंगी, जिसमें आम के फसलों में लगने वाले रोगों का प्रबंधन एवं नए बगीचे का कैसे करें रखरखाव। नए बगीचे का रखरखाव की चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है कि कई सारी अवधारणाएं हैं कि आम का पौधा इस समय लगाया जाता है या इस समय लगाएं। आज हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे आप नए बगीचे को कब और कैसे लगाएं। और इस पूरे विषय में हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगी। डॉक्टर सुनीता कुशवाहा, वरीय वैज्ञानिक, प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर वैशाली से आई हैं। आप इनसे जुड़ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो आप इस नंबर का उपयोग करके आम के बगीचे से संबंधित प्रश्न को ज़रूर रखें। तब तक हम लोग कुछ चर्चा को आगे करते हैं। मैम, सबसे पहला एक सवाल है कि रोगों के प्रबंधन पे हम लोग आएंगे, तब तक शायद कुछ किसानों के भी प्रश्न आ जाएं। कई बार हम लोग वार्ता करते हैं और बाद में उसी प्रश्न को लेकर किसान आते हैं, लेकिन एक सवाल किसान पूछते हैं, जैसे कि नए बगीचे की जब हम बात करते हैं तो उसके लगाने का उचित समय क्या है। आमतौर पे लोग ये जो अभी जून जुलाई में भी शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि सावन के बाद या बरसात का मौसम आया तब लगा देना चाहिए। तो वास्तविक वैज्ञानिक तरीके के हिसाब से किस समय को आप अनुशंसित करती हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया राकेश जी। हमारे किसान भाइयों के बीच में ये मिथ है कि अगर हम जुलाई में पौधा लगाएंगे तभी वह सक्सेस होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम देखें तो फरवरी और मार्च का माह सबसे अच्छा होता है। जब अगर पौधा लगाएंगे तो उसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है या पानी देने की समुचित व्यवस्था है, वहाँ के किसान भाई हमारे फरवरी माह में या मार्च में के महीने में पौधा नया रोपित कर सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर पानी या सिंचाई की दिक्कत है, वहाँ के किसान भाई जुलाई माह में, जुलाई से अगस्त माह तक में पौधे की रोपाई कर सकते हैं, नया पौधा लगा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जुलाई में ही पौधा लगाना चाहिए, या फरवरी और मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा एक प्रश्न आता है, समान रूप से जब हम लोग नए बागों की तरफ जा रहे हैं या कोई किसान लगाना चाहते हैं, एक उसकी क्या संख्या होनी चाहिए? अगर अभी के समय में हम देखें तो प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर क्या संख्या लेकर वो चले जो कि उनको रखना चाहिए? देखिए, ये किसान भाइयों को ये जानना बेहद आवश्यक है कि हमें एक एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए। दो तरीके से पौधे लगाए जाते हैं। एक तो हम सघन बागवानी की बात करते हैं और दूसरा हम सामान्य दूरी की बात करते हैं। तो अगर हमारे किसान भाई एक सामान्य बगीचा लगाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 10 × 10 यानी पौधे से पौधे का दूरी 10 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 10 मीटर होनी चाहिए। और ऐसी अवस्था में लगभग 87 पौधे एक एकड़ में आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर सघन बागवानी कर रहे हैं तो सघन बागवानी में हमारे किसान भाइयों को 3 × 2 मीटर की दूरी को रखना पड़ेगा, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर। इस तरीके से लगभग 674 पौधे एक एकड़ में लगेंगे। तो लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो हम सघन बागवानी कर रहे हैं उसमें पौधे की ट्रेनिंग, प्रूनिंग, कटाई छटाई जिसको कहते हैं, वो समय समय पर करते रहना जरूरी होता है। इसलिए शायद उसमें पौधों की संख्या थोड़ा ज़्यादा भी होती है। जी जी जी। एक और प्रश्न कई बार किसान भाई की तरफ से आता है कि जैसे उन्होंने नए पेड़ लगाए तो कितने समय के बाद उसमें फल आना चाहिए और कितने समय के बाद फल को लेना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे वो किसी भी नर्सरी से पौधा लिए और उसकी कोई मतलब आनुवंशिक कोई जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको 3, 4, 5 साल इंतज़ार करते रहते हैं, तो कभी तो फल नहीं आता है और कभी बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तविक समय होना चाहिए?
देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हमारे किसान भाई मुख्य रूप से पौधे का जब सिलेक्शन करते हैं, जब किसी नर्सरी में जाके पौधा लेते हैं, तो ये समस्या काफ़ी बड़ी होती है कि कैसा पौधा लें, ये कैसे पहचानें कि ये पौधा जो है ग्राफ्टेड है कि नहीं। सबसे पहले जब आप पौधा किसी नर्सरी से ख़रीदने जाएँ तो एक तो वो ऑथेंटिक नर्सरी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर विश्वसनीयता रहे और आपको सही प्रभेद मिल सके। दूसरा, आप विश्वविद्यालय से, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वहाँ से भी पौधा ले सकते हैं, जहाँ पे आपको जिस प्रभेद का पौधा आपको चाहिए वो पौधा मिलेगा, उसकी विश्वसनीयता रहती है। किसान भाई जुड़ गए हैं, प्रश्न ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। फल बहुत झड़ रहा है। आम के बगीचे में फल बहुत झड़ रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कीड़ा सब कुतर कर जाता है। आप अपनी बात को पुनः दोहराएं, क्या बोला आपने? फल झड़ रहा है वो सब? हाँ, आम के पेड़ में जितने भी फल है हाँ, वह सब झड़ रहा है, और जितने गलत आ रहे हैं नया नया उसको कीड़ा कर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है उनका है कि एक तो फल झड़ रहा है और दूसरा जो नए कलश आ रहे हैं उसमें उनको कीड़े का प्रकोप दिख रहा है। देखिए, हम अपने इन किसान भाई को बताना चाहेंगे कि अभी पिछले 2-3 साल में ये देखा गया है कि जो आम का जो आपका फल होता है, उसकी गुठली के अंदर जो है एक लाल रंग का धारीदार उसमें सर्किल होते हैं, उस तरीके का एक कैटरपिलर आ जाता है, यानी पिल्लू टाइप का दिखता है वो, और वो गुठली को अंदर से खोखला करता है और एक टनल जैसे सुरंग बना लेता है। तो इस कीड़े की रोकथाम करने के लिए आप जो किसान भाई दवाई जो उसको नोट कर लें, ये लैम्डा साइक्लोहाइड्रिन 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर उस पर स्प्रे कर दें, तो जो अंदर कैटरपिलर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो फल है वो सुरक्षित हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो फल अभी झड़ चुके हैं, अगर उसमें इस तरीके का कीट है तो जितने भी फल झड़े हैं उन सब फल को आप वहाँ से हटा दीजिए और हटाकर एक गड्ढे में उसको अच्छे से दबा दीजिए, ताकि वो जो कैटरपिलर है वो हैचिंग होकर बाहर नहीं आए। नहीं तो अगर वो पतंगा बनकर जब बाहर आएगा तो पुनः वो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी और वो आपके बगीचे को नुकसान पहुँचाएगा। एक और प्रश्न उनका था कि ऊपर से जो कीड़े लग रहे हैं उसके लिए हमको लगता है कि इमिडाक्लोरोपिड का अगर उपयोग करेंगे वो, तो उससे आपको नियंत्रण मिलेगा। 3 लीटर पानी में 1 ml का डोज है। आप ऊपर से जो भी कीड़े लग रहे हैं उसमें किसी भी इस तरह के आम के बगीचे में तो इस तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल आप जो है इमिडाक्लोरोपिड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जिसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जो पिल्लू है उसकी वजह से कुछ दाग धब्बा आ गया है, तो भी एक कवकनाशी यानी फंजीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें से कि मैंगो जेब बाज़ार में उपलब्ध है और डाइथेनम 45 के नाम से भी बाज़ार में उपलब्ध है। इसको आप 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव कर देंगे तो आपका फल सुरक्षित रहेगा। चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्य रूप से कि जो पौधे ले रहे हैं तो कितने वर्ष के बाद उनको फलन उम्मीद करनी चाहिए या फल लेना चाहिए। जी, देखिए आजकल क्या होता है कि जब हाइब्रिड पौधा हमारे किसान भाई लगाते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर ही उसमें फल आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप एक व्यावसायिक तौर पर अपना बगीचा बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल तक उसमें फल नहीं लीजिए। उसका जो मंजर आता है यानी कि फूल आता है उसको हटा दीजिए, और उसको इससे क्या होगा कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि शुरू हो जाएगी। अन्यथा क्या होता है कि पौधे की जितनी एनर्जी होती है वो फल बनाने में लग जाती है और पौधा वानस्पतिक वृद्धि का उसकी जो है बाधित होती है। और यदि आपने अपने घर द्वार में लगाया हुआ है, अपने किसी पहाड़ी में लगाया हुआ है, तो उसको खाने के लिए आप अगर छोड़ना चाहें तो 1 साल बाद जो फल आता है उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन उसकी भी संख्या यदि कम हो तो ज़्यादा बेहतर हो। जी हाँ, उसकी भी संख्या कम होने से बेहतर ही होगा। क्योंकि अभी पौधा छोटा है और उस जो जितना पोषण उसको चाहिए उसकी बढ़वार के लिए उसमें कमी आ जाती है, तो फल जितने कम होंगे उस अवस्था में उतना अच्छा होगा। अभी एक और किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। अशोक कुमार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? करमैनी गांव से। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। अमरपाली 4 गो आम रोपले बानी जी, और 2-3 साल के गाछी हो गई। हाँ, और उसमें फल आ रहा है लेकिन फल टिक नहीं रहा है। हाँ, 4 आम्रपाली है, फल आ रहा है, फल टिक नहीं रहा है। उसमें कुछ खाद पानी देते हैं कि नहीं?
डाई या उर्वरक खाद गेहूं में थी, गाय का जो है ना गोबर उसमें डालते हैं सड़ाकर। देखिए, आपने जो ये समस्या बताई है ये आमतौर पर आम के पौधे में तो काफ़ी देखी जाती है, क्योंकि जितना पौधे को पोषण चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो हम अपने किसान भाई को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपका ये पौधे का एक बार आप बताएंगे कि आयु कितना है, कितने साल का पौधा है? 3 साल कट गया फोन। अच्छा, 3 साल का पौधा है तो आप इसमें कम से कम आधा किलो इसमें यूरिया और 250 ग्राम DAP, 250 ग्राम पोटास, ये आप पौधे के चारों तरफ में एक गड्ढा करके और उसमें बढ़िया से मिला दें, उसके थाले में दे दें और सिंचाई समय समय पर प्रॉपर मात्रा में करते रहें। दिसंबर माह में सिंचाई को रोक दीजिए। दिसंबर से लेकर जब तक मंजर नहीं आ जाता तब तक सिंचाई को रोक के रखेंगे और जैसे ही मसूर के दाने की जितना टिकोला सेट हो जाता है उस समय आप पुनः उसमें सिंचाई प्रारंभ कर दें। लगातार सिंचाई हर 10 से 5 दिन पर देते रहें। इससे क्या होगा कि पौधे में नमी बरकरार रहेगी तो फल की बढ़वार अच्छी होगी। हमारे किसान भाई जब पौधे में पानी नहीं देते हैं और अचानक से जब उसमें बहुत सारा पानी दे देते हैं तो स्ट्रेस कंडीशन की वजह से वो फल होता है वो झड़ जाता है। और उसमें 1-2 चीज़ और कर सकते हैं। हमको लगता है कि NAA नैप्थेलिक एसिड जो आती है उसका भी छिड़काव अगर समय पे कर दे। और जी एक दवाई है जो कि प्लानोफिक्स है। हाँ। इसका की मात्रा 1 ml 4 लीटर पानी में घोलकर अगर हमारे भाई छिड़काव करते हैं, लेकिन ये जो दवाई है ये जब प्रारंभिक अवस्था में काम करती है, जब जो आपका टिकोला है वो मटर के दाने की जितना होता है उस अवस्था में ये दवा स्प्रे करने से काफ़ी प्रभावशाली। लेकिन उसमें सावधानी ये बरतनी होगी इनको कि अगर मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आम के बगीचों के रोग और कीटों के प्रबंधन की और साथ में नए बागों का कैसे करें। ये नए बागों में 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई आपको कि सघन बागवानी जो अगर कर रहे हैं तो उसमें पौधे से पौधे 3x2 की बात हमारे विशेषज्ञ के द्वारा बताई गई, लेकिन उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी कटाई छटाई बहुत समय से करें, तभी आप अधिक मात्रा में पौधे लगाएंगे तो उसका जो भी वानस्पतिक विकास होगा वो एक दूसरे को बाधित नहीं करेगा। और इसके पहले कि अगला प्रश्न एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता दूं इन लोगों को कि जो फलों के गिरने की बात हो रही है उसमें एक समस्या जो आपको बार बार आती है, आते रहेगी, उसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग भी थोड़ा सा बढ़ाएं अपने बगीचे में, क्योंकि बहुत सारे जगहों में सल्फर की कमी है। बोरोन एक बहुत महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको किसान भाई बहुत प्रमुखता से नहीं लेते हैं और इसके लिए बेटेबल सल्फर है जो कि हमारे किसान भाई यूज कर सकते हैं। एक किसान भाई फोन पे जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 सर मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताएं, आप अपना प्रश्न बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मोहित चौधरी नाम है जी, प्रश्न बताइए। पर वो पूरा काला काला गिर जा रहा है।
आम के पेड़ पे काला काला लग जा रहा है या पत्ते पे, मतलब कहाँ है ये धब्बा? सर जो बाहर आता है ना आम के फल के ऊपर? हाँ, तो उसमें कैसे पूरा काला काला हो जाता है, पूरा फूल आते हैं और पूरे गिर जाता है। जी, इसमें आपका जहाँ जहाँ पर जो बगीचा होता है, जहाँ पर अगर ईंट के भट्टे होते हैं तो कई जगह पर ये समस्या आ जाती है। जहाँ पर ईंट का भट्टा होता है तो उससे निकलने वाली गैस के कारण भी बगीचा प्रभावित होता है। तो इस अवस्था में या फिर कभी कभी फंगस की वजह से भी हो जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से, कई सारे कारण होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से भी होता है। तो हम अपने किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसमें एक फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए और साथ ही साथ बोरान का स्प्रे आप कर दीजिए। बोरान 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर इसको पेड़ के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो जो काले धब्बे वाला रोग है उससे निजात मिलेगी। और मूलतः हमको लगता है किसान भाई को शुरू से ही इसमें स्प्रे करना होगा। अगर कीट भी कई बार फंगस के वाहक होते हैं तो अगर समय पे कीटनाशक का उपयोग कर लेंगे। अब नागपुर में हैं आप, क्या एक वास्तविक समस्या है ये नहीं समझा जा सकता है, लेकिन आम के बगीचे में सबसे पहले कीटनाशक का उपयोग करें और फिर साथ में फंजीसाइड का उपयोग करें तो ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन एक प्रश्न और है कि सिंचाई को लेकर बहुत सारी मिथ है। जैसे किसान भाई क्या होता है कि जब पौधे में फल लगा तब बाग में जाना शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि वो मशीन चला दिए और लगा उनको कि एक बार पानी डाल दो फिर कोई नहीं। तो क्या अनुपात होना चाहिए सिंचाई की, या ज़्यादा पानी देने से नुकसान भी है क्या? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है राकेश जी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि हमारे किसान भाई, जो आपने बताया कि हमारे किसान भाई जब फल आते हैं तब बगीचे में जाते हैं, बहुत जगह ऐसा देखा गया है। और ऐसे में होता क्या है कि पौधे की क्या आवश्यकता है ये हम जानते भी नहीं हैं। पौधे को अगर सही बढ़ोतरी और सही बढ़वार चाहते हैं तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसको सालों भर प्रॉपर मात्रा में सिंचाई होती रहे ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे। जैसे कि अगर आपने नया बगीचा लगाया है तो 1 साल के अंदर, यानी 1 साल का बगीचा है, तो उस पौधे को प्रतिदिन हर 1 दिन बाद उसको पानी की आवश्यकता होती है। और छोटे लगभग 2 से 5 साल का जो पौधा होता है उसमें हर 4 से 5 दिन के बाद पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ इस समय के जो पौधा होता है, जो जिसकी आयु 5 से 5 बरस तक की होती है, तो उसमें 10 लीटर पानी प्रति पेड़ के हिसाब से पौधे में देना चाहिए। और जो पौधा 5 साल से ऊपर की आयु का हो गया है, जो बगीचा आपका, उसके पौधे की रिक्वायरमेंट 50 लीटर से 100 लीटर पानी की हो जाती है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हम पौधे को अपने पर्याप्त मात्रा में पानी दें। और जो पौधे फलन की अवस्था में हैं, यानी कि जो बगीचे हमारे व्यावसायिक दृष्टिकोण से फलन की अवस्था में आ गए हैं, तो ऐसे में दिसंबर माह में पानी सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। बरसात में किसी प्रकार का पानी नहीं देना है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको कोई सिंचाई करनी नहीं, क्योंकि बारिश का पानी हो जाता है। और दिसंबर के बाद जब तक मंजर यानी कि फूल नहीं आ जाता तब तक आपको किसी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन जब क्रिएट करेंगे तभी उसमें फल आते हैं। उसके बाद जैसे ही टिकोला मसूर के दाने की जितना हो जाता है, यानी कि उसमें फल आ जाता है, तब आप सिंचाई प्रारंभ करें। और फिर ये सिंचाई आप लगातार देते रहें, यानी कि हर 4 से 5 दिन के बाद आवश्यकता अनुसार देखते रहें कि पौधे की चारों तरफ नमी होनी चाहिए। और हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि हो सके तो आप थाला से थाला उसमें मल्चिंग कर दें। मल्चिंग कई प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप मल्चिंग की चर्चा करेंगे। अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान।
वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। अभी आपने मल्चिंग की चर्चा की। मल्चिंग एक बहुत ही एक तरीके से रोचक चीज़ हो गई है आजकल बगीचे में। कितना फ़ायदेमंद है और बगीचों के लिए इसको कैसे अनुशंसा करते हैं? देखिए, मल्चिंग तो बहुत ही ज़रूरी प्रबंधन है और किसान भाई अगर इसको करें तो इसके परिणाम वो खुद देख सकते हैं कि इससे उपज काफ़ी अच्छी हो जाती है और पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। अभी जैसा देख रहे हैं कि गर्मी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और ऐसे समय में सिंचाई किसान को बार बार करनी पड़ती है, तो अगर इस पर आप चाहे तो पुआल का मल्चिंग कर सकते हैं या फिर जो पत्ते होते हैं सूखे पत्ते, उसकी भी मल्चिंग आप थाले में कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्लास्टिक मल्च भी आते हैं जो आजकल ब्लैक पॉलीथीन शीट मल्च आते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो अपने आप स्वतः समाप्त भी हो जाते हैं मिट्टी में। उसको भी सतह पर बिछाकर नमी को रोका जा सकता है। जो नमी जो उड़ जाता है पौधे के पास से उसको रोका जा सकता है। इसके साथ साथ पौधे का जो थाला होता है उसमें किसी प्रकार की खरपतवार भी नहीं आती है। यदि आप मल्चिंग कर देते हैं तो उसकी भी रोकथाम होती है। और जो खाद आप पौधे को देते हैं उसको भी पर्याप्त मात्रा में उसका अवशोषण जो होता है अंदर जड़ों के द्वारा पौधे में होता है। तो मल्चिंग के फायदे ही फायदे हैं। यदि हमारे किसान भाई इसको अपनाएंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। एक और प्रश्न कि व्हाइट फ्लाई का भी प्रकोप का ये बड़ा समुचित समय है, तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एकदम अभी पीक जिसको कहते हैं हाई टाइम है फ्रूट फ्लाई के लिए, बहुत सूटेबल टाइम आ रहा है क्योंकि ये जो फल मक्खी होती है ये अपने जो अंडे हैं वो फल में देती है और फल जब परिपक्व अवस्था में यानी पकने की अवस्था में आना शुरू होता है तब ये फल मक्खी उसमें अपने अंडे देती है, क्योंकि उस वक्त जो लेयर होती है आम की पतली हो जाती है। तो इस फल मक्खी के जो कीड़े होते हैं, ये पिल्लू जो अंदर में लार्वा होता है वो उस फ्लैश में अंदर चला जाता है और ये फल को सड़ाना शुरू कर देता है और फल जो है टहनी से टूटकर गिर जाता है। तो इससे काफ़ी अधिक क्षति हमारे किसान भाइयों को उठानी पड़ती है। इसकी रोकथाम के लिए जो फल ज़मीन में गिर गए हैं, जो भी फल मक्खी से प्रभावित फल है वो ज़मीन में गिर जाते हैं और काला धब्बा उनके ऊपर पड़ जाता है और सड़ जाते हैं। तो उनको इकट्ठा करके और उसको गड्ढे में दबा दें ताकि उसकी फर्दर पॉपुलेशन ना बढ़े। इसके साथ उसका एक केमिकल नियंत्रण भी कर सकते हैं जिसके लिए मैलाथियन नामक दवा आती है बाजार में, जो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। एक अन्य उपचार भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको जैविक नियंत्रण बोलते हैं। फेरोमोन ट्रैप होता है जिसमें मिथाइल यूजिनॉल है दवाई, इसका एक ये फेरोमोन ट्रैप में यूज करते हैं जिसमें नर कीट आता है और उसमें अंदर बंद हो जाता है और उसमें मर जाता है, तो इससे पॉपुलेशन नियंत्रित हो जाती है। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे आज अपने आम के बगीचों में लगने वाले रोग एवं कीटों के प्रबंधन और नए बगीचों का कैसे करें देखभाल। इसके अलावा आम के अलावा कोई और फसलों की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप जब कभी भी मेल करें या पत्र लिखें अपने जानकारी के विषय की विस्तृत विवरण जरूर दें। आज आप आई मैडम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका।